हमारे देश में रवि ऋतु में बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं। रवि ऋतु ये वो ऋतु है जब फसलों की बुवाई हम अक्टूबर नवंबर में शुरू करते हैं और इसमें जो मुख्य फसलें उगाते हैं वो है गेहूं, सरसों। अगर हम दलहनी बात करें दलहनी फसलों की तो चना, मटर, मसूर। तो ये जो रवि की जो ऋतु है, जो जाड़ों का जो मौसम है, इसमें हमें सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि मानसून इस समय होता नहीं है। तो सिंचाई के माध्यम से ही हम फसलों की पानी की आपूर्ति करते हैं। लेकिन सिंचाई करते समय हमें बहुत कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सिंचाई हम गलत तरीके से कर देते हैं तो उसका फसल पर विपरीत प्रभाव आता है, फसल की बढ़वार रुक जाती है और हमें अच्छी उपज नहीं मिलती। सामान्यतः जो हम रबी की फसलों की बुवाई करते हैं वो पलेवा करके करते हैं। पहले खेत में पानी भर देते हैं, उसके बाद जब ओट आती है तो खेत तैयार करते हैं, उसके बाद हम फसल बोते हैं। ये एक सामान्य तरीका यही रहता है। और जो पहली सिंचाई हमें करनी पड़ती है, फिर वो मिट्टी की दशा पे देखनी पड़ती है कि मिट्टी हल्की है कि मिट्टी भारी है, मिट्टी कितनी देर में सूख रही है, बारिश बीच में हुई या नहीं हुई। लेकिन सामान्यतः इस ऋतु में बुआई के बाद बारिश नहीं होती है, तो पहली सिंचाई हमको जल्दी करनी पड़ जाती है क्योंकि अगर हम अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं तो शुरू के महीने में तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जबकि दिसंबर जनवरी तापमान बहुत कम आ जाता है। तो दिसंबर जनवरी में सिंचाई थोड़ी देर से करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमारी अक्टूबर नवंबर की बुआई है, नवंबर शुरू की बुआई, तो सिंचाई हमें थोड़ी जल्दी करनी पड़ जाती है बुआई के बाद। लेकिन जो पहली सिंचाई हम करते हैं बहुत आवश्यक होती है हर फसल के लिए। पहली सिंचाई बहुत निर्धारण करती है कि बढ़वार कैसी होगी। लेकिन अगर पहली सिंचाई हम गहरी कर दें, मतलब ज्यादा पानी लगा दें, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इस बात का हमें अंदेशा नहीं रहता कि हमारा कितना नुकसान हो गया। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि अगर पहली सिंचाई में गहरा पानी लग गया है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है और आपको गहरा पानी लगाने से बचना चाहिए। देखिए, जो हम पहली सिंचाई करते हैं सामान्यतः गेहूं में तो हम 20 से 25 दिन पे करते ही हैं क्योंकि यहाँ सियाराई स्टेज आती है। अगर हम सरसों की बात करें तो भी हम 20-25 दिन पे सिंचाई कर लेते हैं क्योंकि मिट्टी सूखने लगती है। और दलहनी फसलों में भी यही होता है, अगर मिट्टी सूखने लगती है तो हमको सिंचाई करनी पड़ती है। तो पहली सिंचाई मान सकते हैं हम कि हमको 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर करनी पड़ती है। अब अगर हम गेहूं सरसों लें या चना मटर मसूर लें, इस समय देखिए जो शुरू की जो अवस्था है बहुत छोटी अवस्था रहती है, बढ़वार हल्के हल्के होती है, जड़ें छोटी रहती हैं। ऐसी अवस्था में हमने अगर गहरा पानी लगा दिया तो पूरा पानी नीचे तक चला जाएगा और जड़ को सांस लेने के लिए हवा नहीं बचेगी। वहां पे क्या रहेगा, पानी रहेगा। मैं इसको इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए कि ये हमारा पौधा है, अभी छोटा है, अभी 3-4 पत्तियां ही निकली हैं और जड़ें भी देखेंगे आप शुरू में जब पहली सिंचाई करते हैं बहुत ज्यादा जड़ें नहीं होती हैं। अब हमने क्या कर दिया, इसमें गहरी सिंचाई कर दी, पानी हमने बहुत गहरा लगा दिया। गहरी सिंचाई इस कारण से हो जाती है क्योंकि हम जो पानी लगा के छोड़ देते हैं, हम क्यारियां खेत में नहीं बनाते, एक सिरे से पानी छोड़ देते हैं और वो पानी फिर धीरे भरता रहता है और 8, 10, 15, 20 घंटे बाद जो है उस पानी को बंद करते हैं। अब ये देखिए पानी क्या है, नीचे तक आ गया है सारा। गहरे पानी की अवस्था होगी, पानी तो ऊपर रहेगा थोड़ा, लेकिन आप देखेंगे नीचे पानी ज्यादा चला गया। आप कहां देखते हैं, ऊपर का पानी देखते हैं कि ऊपर कितना पानी है। ऊपर पानी तब आता है जब ये बिल्कुल नीचे भर जाती है। अगर भारी मिट्टी है तो पानी पहले ऊपर रहता है बाद में नीचे जाता है, हल्की मिट्टी में पहले सारा नीचे चला जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है या आपने पानी भर के छोड़ दिया, अगर भारी मिट्टी ऊपर तक आपने पानी भर के छोड़ दिया तो पानी धीरे 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 नीचे जाएगा और बाद धीरे धीरे करके नीचे आकर के पूरे जड़ क्षेत्र में आ जाएगा। पानी गहरा फिर जा सकता है अगर आपने पूरा पानी छोड़ दिया है और आपने कोई इस पर कंट्रोल नहीं किया है। अब ये देखिए पूरी जो जड़ें हैं पूरे पानी में है। अब इसमें पानी कहाँ रहता है, रंध्र में रहता है। जो रंध्र रहते हैं मिट्टी के, उसमें पानी आ गया, वायु नहीं है। अब वायु नहीं है तो जड़ें अपनी सांस नहीं ले पाएंगी। श्वसन तो हर भाग करता है पत्ती का और पेड़ का, तो जड़ें भी सांस लेती हैं, जड़ें अपना काम नहीं कर पाएंगी तो जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी। जड़ों की वृद्धि रुकेगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। जो पौधा होता है, जो शूट है, जो लीफ है, सब किस पर निर्भर करती हैं, रूट्स पे, जड़ों पे करती हैं। तो जड़ें जैसी रुकेंगी यहाँ पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। पोषक तत्व नहीं ले पाएगा, जड़ें श्वसन नहीं ले पा रही हैं, श्वसन नहीं ले पाती तो अपना काम नहीं कर पाती। जब अपना काम नहीं कर पाती तो पोषक तत्वों को भी नहीं ले पाती। तो सबसे पहले जो असर आएगा वो जड़ों पे आएगा, जड़ें रुकेंगी और उसका असर फिर हमें कहां नजर आएगा, पौधे पर नजर आएगा। अब ये पत्तियां जो होंगी ये पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। ये नीचे की पत्तियां पीली पड़ेंगी, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे मटर हो, मसूर हो, चना हो, कुछ भी, नीचे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो पहले जड़ें रुकी, जड़ों ने अपना काम करना बंद कर दिया, पोषक तत्व लेना बंद कर दिया, उससे शूट जो ऊपर की वो बढ़वार रुक गई, पत्तियां पीली होने लगी। अब देखिए जब पत्तियां पीली होंगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेंगी। पत्तियां पीली हुई हैं इसका मतलब यह है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, पर्णहरित नहीं है,
और फोटोसिंथेसिस होने के लिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर पर्णहरित का होना जरूरी है। तो पीली है तो पर्णहरित नहीं मिलेगा तो पौधे की ये बढ़वार भी रुक जाएगी। हमको दो नुकसान हो गए। पहला नुकसान तो हुआ जड़ें रुक गई, जिससे पौधे की वृद्धि रुकी। दूसरा, पत्तियां नीचे की पीली पड़ गई। आप सरसों में देखेंगे नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, गेहूं में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो अब बाकी और इस पे दुष्प्रभाव आ गया, पौधे की वृद्धि रुक गई। तो ये गहरा पानी लगाने से हमारा टोटल जो है पौधा रुक गया। अगर ये गेहूं का पौधा होता तो यहाँ सियारा स्टेज आती है, तो जो कल्ले निकलते हैं, कल्ले निकलने भी कम हो जाएंगे। तो उसका ये प्रभाव आ जाता है। गेहूं में तो बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाता है, गेहूं पीला पड़ते ही कल्ले छोटे रह जाते हैं और कम निकलते हैं। सरसों में पत्तियां पीली पड़ेंगी, वो पौधा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। मटर मसूर की भी वृद्धि रुक जाएगी। मटर मसूर जो चना होते हैं, इसमें जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, जो अपना काम करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेकर के जड़ों तक पहुंचाता है और जड़ों से पौधे तक पहुंचती है। तो उन जो राइजोबियम जो जीवाणु है, उसको भी हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अब जब पानी भरा है तो जो जड़ों पे, जो यहाँ पे जो राइजोबियम था इन जड़ों पे, जीवाणु जो था, उसको भी हवा नहीं मिल रही है, तो वो जीवाणु भी काम करना बंद कर देते हैं। तो दलहनी फसलों की वृद्धि रुक जाती है। तो आप देख रहे हैं हर फसल में अलग अलग तरह से प्रभाव आता है। कुल मिला के जड़ें रुक जाती हैं, ऊपर की वृद्धि रुक जाती है। और जब ये पूरा जो प्रभाव ऐसा पड़ता है कि पौधा बैठ जाता है और उसको उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या है कि जब हमने शुरू में खाद दी थी बुआई के समय, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसमें जो नाइट्रोजन वाली होती है, चाहे वो एनपीके के माध्यम से दें, चाहे हम यूरिया के माध्यम से दें, वो नाइट्रोजन बहुत जल्दी घुल जाती है और मिट्टी के अंदर घूमती रहती है। अब ये पानी जैसे ही नीचे जाएगा तो इस पानी के साथ नाइट्रोजन नीचे आ जाएगी सारी। तो नाइट्रोजन नीचे चली जाएगी, इसे लीचिंग लॉस बोलते हैं, निच्छालन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का नुकसान हो जाएगा, नाइट्रोजन जड़ से निकल के नीचे चली जाएगी। अब नाइट्रोजन कहां होनी चाहिए? जड़ होनी चाहिए। फास्फोरस पोटेशियम का तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। पोटेशियम का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो आपने जो बुआई में जो खाद दी थी, नाइट्रोजन का बहुत नुकसान हो गया। तो जो जड़ में नाइट्रोजन थी वो कहां चली गई? नीचे चली गई। तो एक तो वैसे ही वायु नहीं मिल रही थी, जड़ को रुकी हुई थी, दलहनी फसलों में राइजोबियम अपना काम नहीं कर रहा था, ऊपर से नाइट्रोजन और निकल गई। तो मतलब पौधा बिल्कुल सेटबैक हो जाता है, मतलब बिल्कुल रुक जाएगा, उसकी वृद्धि बिल्कुल रुक जाएगी। तो ऊपर पौधा कैसे चलेगा? चल ही नहीं पाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको और नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी। जैसे खेत चलने लायक होगा, आपको वहां फिर नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी। तो आपने शुरू में जो बुआई के समय नाइट्रोजन डाली थी, उसका नुकसान हो गया। थोड़ा बहुत पोटेशियम का भी नुकसान हो जाता है लीचिंग से। तो ये हमारा नुकसान हुआ। दूसरा, आप देखेंगे कि जब ये पानी ज्यादा भर जाता है और जब जाड़े के दिन है, रबी की फसल है, तो पानी धीरे धीरे उड़ता है। क्योंकि जो पानी उड़ेगा वो दो तरीके से उड़ेगा, या तो सूरज की रोशनी से यहां जमीन से उड़ेगा, जिसे हम एवापोरेशन कहते हैं, या पौधे से उड़ेगा, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही उड़ेगा। इसके लिए दोनों के लिए सूरज की गर्मी चाहिए। अब क्या है, ठंड बढ़ती जाएगी, जैसे सिंचाई हम पहली सिंचाई करते हैं, उसका ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, दिसंबर आ जाता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा पानी का नुकसान कम हो रहा है, तो खेत में नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है। अब इस नमी का फायदा कौन ले लेते हैं? खरपतवार ले लेते हैं, क्योंकि खरपतवारों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। खरपतवार क्या है, सूखी मिट्टी में भी उग जाते हैं, गीली मिट्टी में भी उग जाते हैं, मतलब पानी का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ऐसे खरपतवार जिनको नमी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे खरपतवार उगे आएंगे। दूसरा, खरपतवारों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सूखे में भी रह सकते हैं, ज्यादा गीले में रह सकते हैं। तो गीले में तो आप देखेंगे फसल पर प्रभाव आता है, लेकिन खरपतवारों पर नहीं आता उतना ज्यादा। तो खरपतवार बढ़ जाते हैं, तो खरपतवारों की समस्या बढ़ जाती है। अलग अलग प्रकार के खरपतवार आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर बहुत सारे खरपतवार रहते हैं। तो जैसी नमी मिलती है तो नमी वाले खरपतवार आ जाते हैं। तो ये हमको नुकसान हो गया, हमारी खाद का नुकसान हो गया, खरपतवार का ज्यादा आ गए तो हमें दवाइयां ज्यादा डालनी पड़ेंगी। फिर हमने जो सिंचाई करी वो पानी का नुकसान हो गया, पौधे जो हमने लगाए थे उसकी वृद्धि रुकी, उसका नुकसान हो गया, उपज का नुकसान हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि गहरी सिंचाई जब आप करते हैं तो नुकसान होता है फसलों में। तो इसके लिए आप बचने के लिए आप क्यारियां बनाइए, खेतों में क्यारियां बना के सिंचाई करें। जब एक क्यारी भर जाए तो दूसरी क्यारी में पानी दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि पूरे खेत में आपने एक तरफ से पानी छोड़ दिया और भरता रहा और फिर आपने 10-15 घंटे बाद आके पानी बंद कर दिया। ऐसा मत कीजिए। क्यारियां बनाइए, थोड़ा समय दीजिए खेत में, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी को ले जाइए। तो इससे आपकी अच्छी सिंचाई होगी। बीच में खेत में नालियां बनाइए ताकि उससे आप सिंचाई का पानी ले जा सकें। तो अगर आप पहली सिंचाई अच्छे ढंग से कर लेते हैं, बहुत गहरी सिंचाई नहीं करते हैं, तो खाद पानी का बहुत अच्छा उपयोग होता है, खरपतवार भी कम निकलते हैं और फसलों की पैदावार अच्छी होती है और अच्छी उपज आप ले सकते हैं। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार के लेक्चर्स को सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।